अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी अंडे चल रहे हैं तो कभी चपेड़े, मज़ा ही आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आपको ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन हो, लोकल सियासत देखें। आपके घर वाले आपसे प्यार नहीं करते, एंटरटेनमेंट के तौर पे लोकल सियासत देखें। आपकी माशूक आपको छोड़ के लोकल सियासत देखें। उसकी वजह ये है कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पार्लियामेंटेरियंस को अगवा करके असम्बलियों के बिलों में वोट दिलवाया जा सकता है। एक बहन अपने भाई की फरियाद लेके अडयाला जेल के बाहर हो तो वो दहशतगर्दी के हमले करवा सहाफ़ी पे हमले करवा सकती है। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस पर वीलॉग्स बन सकते हैं, तबसरा हो सकता है। फिर लोग फुटेज को स्लो मोशन में दिखा के बता सकते हैं कि ये बंदा पीटीआई का नहीं लग रहा है, ये बंदा एस्टैब्लिशमेंट या आईएसआई का लग रहा है। लोग ये तज्जिया कर सकते हैं कि ये नून लीग ने करवाया, मरीम साहिबा ने करवाया। लोग ये तज्जिया कर सकते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने करवाया। हमारा सिर्फ एक सिंपल सवाल है कि उस बेवकूफ़ आदमी का सवाल क्या था। इस पूरी बात की डिस्कशन में मुझे एक चीज़ पता ही नहीं थी। आई एम श्योर सलमान को भी नहीं पता थी, महरोज़ को भी नहीं, साद को भी नहीं, कि अलीमा खान साहिबा पे भी फ़र्ज़ी कंपनीज़ के केस हुए हुए हैं, कि उन्होंने एसेट बियॉन्ड मीन्स की प्रॉपर्टियाँ ली हुई हैं। मेरे इल्म में ये चीज़ वाक़तन नहीं थी। तो जिसने भी ये वकूआ करवाया, जिस भी वजह से हुआ, उसने नेशनल डिस्कोर्स में एक नई चीज़ ऐड कर दी जो शायद अवाम उन्नास के डिस्कोर्स में नहीं थी। शायद ये वजह कि मोहसिन नकवी ने कहा कि जो अंडा वाला वाक़या हुआ है उसके ऊपर जो बुशरा बीबी साहिबा की बहन का स्टेटमेंट आया है, पार्टी के अंदर तनाव है, हर तरफ कन्फ्यूजन का समा है। पीटीआई के अंदर इन फाइटिंग हो रही है, कभी सनम जावेद पे लड़ाई हो जाती है, कभी अली मीन पे लड़ाई हो जाती है, कभी अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट पे लड़ाई हो जाती है। पार्टियों की आपस में लड़ाई है ही है। मसलन कि अभी तक नून लीग जो है वो ये मानने को नहीं तैयार कि पीटीआई दहशतगर्द जमात नहीं है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सबका डिस्ट्रस्ट तो एग्जिस्ट करता ही करता है। तो सच्चाई क्या है इसके अंदर? अब तैयब बलोच साहब एक सहाफ़ी हैं, बोल न्यूज़ के लिए काम करते हैं। बोल न्यूज़ जो है वो एक फेवरेबल चैनल था पीटीआई दौर में, फिर उसका कंट्रोल लिया गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उसके जो मालिक थे उनको जलील करके निकाला गया था। ठीक है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अब वो चैनल अगेन स्टेट नैरेटिव रन करता है और बड़ा एंटी पीटीआई और एंटी इमरान खान है, जो बाय द वे तकरीबन सारे चैनल्स हैं पाकिस्तान में। जो पैमरा के परव्यू के अंडर आता है वो इमरान खान साहब की तारीफ़ के पुल तो बांध नहीं सकता। हाँ, बेस्ट केस ये है कि वो जो उस पर एनालिस्ट बिठवाते हैं वो थोड़े से पीटीआई फेवरेबल हों, जिस तरह शायद भट्टी साहब हैं, तो वो आके तारीफ़ कर देंगे। इससे ज़्यादा तो कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल कर नहीं सकता। अब तैयब साहब ने जो सवाल पूछा था, वो सवाल उन्होंने एक्चुअली कुछ दिन पहले 2 सितंबर को पूछा था। वो ये था कि आपके ऊपर एलिगेशन है कि जो आपने प्रॉपर्टीज़ अमेरिका में परचेज़ की थी, जो आपने डिक्लेयर नहीं की हुई थी, वो प्रॉपर्टीज़ आपने शौक खानम के फ़ंड से परचेज़ की हैं। जिस पे अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इंक्वायरी करवानी है करवा लें। यानी कि वो एक सॉर्ट ऑफ जवाब दे दी कि भाई मेरी तो गवर्नमेंट ही नहीं है, जिसकी गवर्नमेंट है उसको लगता है मैंने गलत काम किया, वो मेरे पे इंक्वायरी करवा ले। फेयरली रीजनेबल, आई वुड से, रिस्पॉन्स टू ए फेयरली रीजनेबल क्वेश्चन। मसलन कोई बंदा जब पब्लिक सफ़ेयर में, आज जैसे अलीमा खान साहबा पब्लिक सफ़ेयर में आ गई हैं, तो उनसे लोग सवाल पूछ सकते हैं, क्या भाई आपके पैसों में क्या सिचुएशन है, आपने ये क्या कहा, आपने वो क्यों कहा, दैट्स फाइन। ये जो वकूआ हुआ है कल, इसके ऊपर इन इंसान तैयब साहब के जो अल्फाजों का चुनाव था वो कमज़ोर था, लेकिन आप किसी के साथ वायलेंस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं अगेन आई कांट बिलीव इट, रजब भट्ट की मिसाल देने लगा हूँ। रजब भट्ट ने कहा था कि अगर कोई आपकी बहन को गाली देगा तो फिर तो मैं तो उसको मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर उसको मैंने सेट कर दिया। आप नहीं कर सकते सेट, कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। पाकिस्तान बुरा स्टेट हो सकता है, लॉलेसनेस कम हो सकती है, लेकिन जब आप कानून अपने हाथ में ले लेते हैं तो आप क्रिमिनल बन जाते हैं। यू आर इनहेरेंटली ए क्रिमिनल बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग ए क्रिमिनल एक्टिविटी। तो उस बंदे ने ऑब्वियसली, लेट्स से फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट ये सामने आ रही है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, जिसके ऊपर क्राउड जो है वो गुस्से में आ गया। और क्राउड गुस्से में आया जब पंचोटा साहब ने, और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, कहा कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। फिर बाद में वो सारा नैरेटिव शुरू हो गया कि ये सब प्री प्लान्ड था, इन्होंने पहले से सहाफ़ी को टारगेट किया हुआ था। ये देखें, ये पीटीआई के 2 रैंडम ट्विटर अकाउंट हैं जिन्होंने इसकी तस्वीर शेयर की हुई है। जो सोशल मीडिया का जिन है ना, उस पर किसी के बाप का कंट्रोल नहीं है। पीटीआई के अपने लीडरान सेफ नहीं हैं सोशल मीडिया से। वो कोई ऐसी चीज़ करें जो किसी अकाउंट वाले को पसंद ना हो तो वो ट्रेंड स्टार्ट करवा देता है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, उनकी केपी की पॉलिटिकल टीम, उनकी पंजाब की पॉलिटिकल टीम, उनकी फेडरल की टीम की आपस में जंग चल रही है इस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के अंदर बाकायदा कोर कमेटी मीटिंग हुई थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि इस सहाफ़ी को हमने छोड़ना नहीं है तो उसको टारगेट करो। लेकिन सोशल मीडिया का जो जानवर है वो भाई कंट्रोल में नहीं है किसी के। और किसी ने कहा है कि इसको सबक सिखाना चाहिए, और मौके के ऊपर पंचोटा साहब कहते हैं इसको सबक सिखाओ, और आपके पॉलिटिशियन और साथ वर्कर्स को मारना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसके ऊपर स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं?
अज़मा बुखारी साहिबा जो इस वक्त पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं कि ये निशानी है एक फैशिस्ट ग्रुप की कि उनसे सवाल पूछो तो वो उस पर जुल्म व तशद्दुद शुरू करते हैं, फिर कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पे। ये नून लीग की एक मिनिस्टर बात कर रही है। नून लीग के दौर में मरीम नवाज़ की तनकीद पे लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, जर्नलिस्ट भी और आम शहरियों के भी। तो ये बात एक समझिए कि ये सिर्फ पीटीआई प्रॉब्लम नहीं है तनकीद ना बर्दाश्त करना, ये सबका प्रॉब्लम है। मंसूर अली खान साहब ने जब सवाल पूछा, जो बड़ा जेन्युइन सवाल था मरीम नवाज़ साहिबा से कि जनाब ये आपकी गाड़ी कहाँ से, तो आपको पीछे से ऑफ कैमरा एक आवाज़ आती है, वो गालबन मरीम औरंगज़ेब साहिब हैं। मरीम साहिबा वो रुकवा देती हैं, मंसूर साहब को कहती हैं कि ये आप डिलीट कर दें, ये मत लगाएं वीडियो, वो फिर लीक हो जाती हैं बाद में। तो रियलिटी ये है कि भाई कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, कोई सुनना नहीं चाहता, पर बाद में हीले बहाने बनाए जाते हैं। फिर मंसूर साहब ने टीवी प्रोग्राम किया इस इंसिडेंट के बाद, जिसपे मेहरबान कुरैशी साहब आए थे, हमने उनका भी इंटरव्यू किया हुआ है, और मुनीफ फारूक साहब भी बैठे हुए थे, तो तैयब साहब को ऑनलाइन लिया गया था। तो इस पर मेहरबानो साहिबा ने कहा कि ये को टाइम था ये सवाल पूछने का। भाई ये कौन सा वक्त है जब कोई सवाल पूछा जाता है? ऐसी कौन सी घड़ी या मुहूर्त ढूंढनी पड़ती है कि भाई आपसे सवाल तो कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। हम सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, लेट से कोई बंदा जो हमारा चैनल लेता है, मैं सड़क पे मिल जाता है, सवाल पूछता है कि आपने फ़लाँ वीडियो में ये क्यों कहा था। भाई जब आप इस पब्लिक स्फीयर की गेम में आ गए हैं तो आप आ गए हैं। नाउ यू हैव टू आंसर पीपल्स क्वेश्चंस, एंड सेइंग नो रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो एन आंसर। आप कह सकते हैं कि इस सवाल को हम अभी नहीं जवाब देंगे, बाद में देंगे, यू कैन मूव ऑन। बहरहाल इस पे सलीम साफ़ी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। हालांकि पीटीआई को सलीम साफ़ी साहब बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वैसे उन्होंने सबसे मैच्योर बात की अभी तक। उन्होंने कहा कि सहाफ़त के कुछ तकाज़े हैं, सवाल कोई भी पूछा जा सकता है, लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर होना चाहिए, लैंग्वेज आपकी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन नए डे एंड एज में इंटरनेट की वजह से हर कोई माइक लेके सहाफ़ी है, और हर कोई जो है वो अजीब ऊट पटांग के पर्सनल अटैक्स करता है, लेकिन वायलेंस फिर भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बंदा आपको गाली भी दे रहा है तो आप उसके वायलेंस परपेट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अगेन इस सारी गुफ्तगू के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल रह गया कि यार ये अलीमा खान साहिबा का केस था क्या? तो फिर हमने महरोज़ साद और नयाब की रिक्वेस्ट की कि थोड़ा इस पर आप रिसर्च करें। तो उससे मैं ये पता चला कि ये वकूआ शुरू हुआ तकरीबन सन 2018 में, जब FIA ने रिपोर्ट सबमिट की सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में लोगों की, उसमें अलीमा खान साहिबा का नाम भी आ गया। नवंबर 30, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टैक्स डिटेल समन कर ली। वो टैक्स डिटेल जब उनको सामने आई तो एक सील्ड एनवेलप की शक्ल में आई। क्यों? क्योंकि वो उनकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज थी ड्यूरिंग एमनेस्टीज़, यानी कि एमनेस्टीज़ दौरान उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेरेशन में लाए थे, तो फिर वो सील्ड एनवेलप में उनको प्रेजेंट की गई। दिसंबर 1, 2018 को अलीमा खान साहबा ने रिस्पॉन्ड किया और FBR ने डिटेल्स अपनी मज़ीद सबमिट की। अलीमा खान साहब उस वक्त गालबन जापान में थी, तो उन्होंने अपनी एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट में थ्रू अ लॉयर दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास इनहेरिटेड वेल्थ थी फ्रॉम पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और मैं एक प्राइवेट सिटीजन हूँ, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, तो मेरे पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए। उनकी सेकंड क्लेम ऑल्दो इनकरेक्ट थी, और मुकदमा तो किसी भी चल सकता है बेनामी प्रॉपर्टी का। फिर FBR ने उनकी डिटेल सबमिट की। उन्होंने कहा कि जो उनका दुबई, उन्होंने कहा अलीमा खान साहब ने कि दुबई वाला फ्लैट परचेज्ड विया बैंक लोन है और बाद में बेच दिया गया था, जिस पे रीपेमेंट दे दी थी लोन की। उन्होंने कहा कि मैंने बेनिफिट लिया है टैक्स एमनेस्टी स्कीम के लिए पहले, पर इस फ्लैट के लिए नहीं। यानी उन्होंने क्लैरिफिकेशन खुद पेश की कि ये फ्लैट जो है एमनेस्टी स्कीम में नहीं था, ये मेरा डिक्लेयर्ड फ्लैट है, एमनेस्टी स्कीम मैंने वैसे ली हुई है। दिसंबर 2, 2018 को सील्ड रिपोर्ट सबमिट की गई FBR ने ऑफ अलीमाज दुबई प्रॉपर्टी टू SC, यानी कि जो उनकी दुबई की प्रॉपर्टी टू SC थी उसकी सील्ड रिपोर्ट पेश की। सील्ड रिपोर्ट क्यों पेश की? जब वो खुद कह रही है कि मैंने एमनेस्टी के थ्रू ये नहीं लिया हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डायरेक्ट किया FBR को टू प्रोवाइड कंप्लीट रिकॉर्ड एंड इशू नोटिस टू अलीमा फॉर December of 6 हेयरिंग, यानी 6 दिसंबर की हेयरिंग के लिए। FBR ने इनिशियल नोटिस फरवरी 2018 का दिया, वो डिलीवर नहीं होगी, वो बाहर थी, लेकिन उसके बाद उसका जवाब दिया और उनको बताया कि आप बाउंड हैं दुबई प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करने जो आपने बाद में बेच दी थी। दिसंबर 13, 2018 को SC ने उन पर जुर्माना और टैक्स लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अलीमा खान साहिबा 2,94,00,000 फॉरेन प्रॉपर्टी पे करें, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टियां हम जब्त कर लेंगे। अलीमा साहिबा ने कोर्ट में एडमिट किया कि मैंने प्रॉपर्टी 2008 में $3,70,000 की खरीदी थी, जिसमें से 50% पैसे लोन के थे, बाकी 50% पैसे उनके थे, और मैंने वो बेची सन 2017 में थी, और प्रॉपर्टी बिजनेस अर्निंग्स अब्रॉड से थी। यानी कि ये एक मैटर था, उस पर एक जुर्माना लग गया। वेदर उन्होंने जुर्माना जमा कराया कि नहीं, इसका हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता, उस तरह उन्होंने जमा करा दिया। जनवरी 10 to 11, 2019 एक US प्रॉपर्टीज़ का स्कैम उनका एक्सपोज होता है।
उसमें रिपोर्ट रिवील करती है कि अलीमा खान साहिबा 3 फ्लैट्स न्यू जर्सी अमेरिका वर्थ 45 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी ओन करती हैं। ये प्रॉपर्टियां परचेज़ हुई हैं सन 2004 में $7,50,000 के लगभग। 75% उनका हिस्सा होता है और 25% उनके पार्टनर का हिस्सा होता है इसके अंदर। ये प्रॉपर्टियां वो डिक्लेयर नहीं करती जब तक 2017-18 नहीं आती, यानी कि 2004 की ली हुई प्रॉपर्टी वो 2017-18 में डिक्लेयर करती हैं। ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज और री मॉर्गेज लोन उनके बेटे के साथ बनती है, यानी कि उनके बेटे के इन्वॉल्वमेंट के तहत मॉर्गेज करके अमेरिका में वो ये प्रॉपर्टीज़ बनाती हैं। साथ ही साथ रिकॉर्ड ये दिखाता है कि वो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड जो एक ऑफशोर कंपनी है जो लिंक्ड है टू लंदन फ्लैट, एक लंदन के फ्लैट को लिंक्ड है, वो उसकी डायरेक्टर भी हैं। जनवरी 14 से 15 अलीमा खान साहिबा पेश होती हैं और वो बाहर सुप्रीम कोर्ट के जब मीडिया ब्रीफिंग होती है वहाँ पे कहती हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड और लीगल हैं, सारी मैंने ख़रीदी हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस और अपने मियाँ के एसेट्स, यानी कि जो उनके शौहर हैं। इसका कोई भी ताल्लुक़ शौक़ खानम की डोनेशन से नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैंने 3 करोड़ रुपया दुबई की प्रॉपर्टी विया बैंक लोन ख़रीदा था और 1,45,00,000 US प्रॉपर्टी विया लोन ख़रीदा था। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान अलीमा साहिबा कहती हैं कि उन्होंने फॉर्चून बनाया, यानी कि बहुत सारे पैसे बनाए सिलाई की मशीनें और बेच के, और फ्रॉम सिलाई मशीन्स एंड इनहेरिटेड वेल्थ, यानी कि वालिद से विरासत में। एसेट्स मैंने सारे लॉफली इकट्ठे किए हैं 20 साल प्लस टेक्सटाइल बिजनेस करने के, जो 2 अरब सालाना रिपोर्ट किया जाता है, यानी कि 2 अरब सालाना टेक्सटाइल का उनका एक्सपोर्ट था। और रिजेक्ट करती है किसी भी चैरिटी फंड मिसयूज़ को। जो उनका टैक्स रिकॉर्ड हाउएवर है उस ज़माने का, वो इस चीज़ को निगेट करता है। 1995 से लेकर 2010 तक अलीमा खान साहिबा और उनकी कंपनी कॉटन कनेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक्चुअली बहुत कम टैक्सेस दिए होते हैं, कम उनकी क्लेम के बनस्बत। हम ये नहीं कह रहे कि उनको ज़्यादा टैक्सेस देने चाहिए थे, लेकिन उनका क्लेम है कंपनी बहुत पैसे कमाती थी, बहुत प्रॉफिट करती थी, तो फिर वो टैक्स पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2004 और 5 में देखें, जब उन्होंने न्यू जर्सी वाली अमेरिका वाली प्रॉपर्टियाँ खरीदी थी, तो उनका पर्सनल टैक्स 50,000 रुपये था। यानी कि जिस साल उन्होंने अमेरिका में 3 प्रॉपर्टीज़ परचेज़ किया, उनका पर्सनल जो टैक्स था वो 50,000 था और उनकी कंपनी का टैक्स 1,88,721 था। यानी कि जैसे कि पाकिस्तान में हर किसी का प्रॉब्लम है कि वो टैक्स नहीं देते, पैसे छुपाते हैं, बेनामी प्रॉपर्टियाँ करते हैं, तो अलीमा खान साहब का भी ये इशू था। अब इस सारी फाइंडिंग्स के अंदर हमें शौकत खानम के पैसों का रिलेशन नहीं मिल रहा उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, लेकिन सहाफ़ी का फिर भी सवाल पूछ लेना कोई क़यामत की निशानी नहीं है, कोई इतना परेशानी का आलम नहीं है। लेकिन उस सहाफ़ी को मार देना, कुटना अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हमने कौम को उस नैज पे पहुंचा दिया है, घटिया तालीम से, घटिया फैसिलिटियों से, घटिया हेल्थ केयर से, बारिश के पानी में डूबने से, कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो किसी को भी दुश्मन समझ के उस पर हमलावर हो सकता है। आप आज पाकिस्तान में किसी को भी तैयार कर सकते हैं, उसकी ज़हन साजी कर सकते हैं किसी भी बंदे को मारने के लिए। इतना को दुख और दर्द कौम में भर चुका है। और ये सिर्फ दुख दर्द इमरान खान के जेल जाने का नहीं है। पीटीआई वाले बिलीव करना चाहते हैं सिर्फ इस चीज़ का, नहीं, ये 70+ साल बैड पॉलिसीज़ का है। आप बलूचिस्तान चले जाएँ, केपी चले जाएँ, पंजाब चले जाएँ, सिंध चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ पाकिस्तान में, उनको सिर्फ और सिर्फ दुख है उनके साथ जो कंटिन्यूस जुल्म हो रहा होता है। खान साहब को जेल में तो 1.5-2 साल हुए हैं यार। तो ये प्रॉब्लम जब तक हमारे हुक्मरान नहीं समझेंगे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं समझेगी, ये वकूए होते रहेंगे, लोग इस पर सियासत खेलते रहेंगे। लेकिन अगेन इन वकूओं का डीप कॉज वजह क्या है? बेसिक इनइक्वालिटी, और उसको सॉल्व करने का हमारे पास फ़िलहाल कोई सलूशन सरकार तो नहीं दे रही, ऑपोजिशन जमातें भी नहीं दे रही, इवन तज्ज़िया नगार नहीं बात कर रहे। और इसका एक बड़ा सिंपल सलूशन लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या सलूशन है? जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको इम्प्लीमेंट कर दो, दैट्स इट। पाकिस्तान में सारे कानून हैं, लॉज एग्जिस्ट, किताबों पे भी हैं, जजों को भी पता है, सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट कर दें। जजेस का तो ये हाल है इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके प्रोसीजरल कोड को पास करवाने के लिए उनके ही चीफ जस्टिस 4 जजेस को साइड पास करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठ के सुने, उस पर बहस हो, गुफ्तगू हो, पास हो फिर भी हो जाएगा। लेकिन वो 4 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये प्रॉब्ली सारे इतनी क्रिटिक करेंगे कि अवाम उन्नास को पता चल जाएगा ये क्या हेरा फेरी हो रही है। तो वो उसको साइड स्टेप करने के लिए तरीके से इस चीज़ को पास करवा रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है एग्जिस्टिंग कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सब सिर्फ किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? अपनी दुकान सेट करने के लिए, अपने मामला ठीक रखने के लिए। कोई भी नहीं इंटरेस्टेड। ये लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, इमरान खान के कॉल के जी करप्शन ख़त्म हो जाए, ये हो जाए, इस सब से पहले और इस सब के बाद भी क्या पाकिस्तानी बेनामी प्रॉपर्टियाँ नहीं बना रहे?
क्या पाकिस्तानी इलीगली सोना नहीं खरीद रहे? क्या पाकिस्तानी इलीगली डॉलर नहीं खरीद रहे? बिल्कुल खरीद रहे हैं। एज अ कॉम हमारा रिलेशनशिप नहीं है हमारी सरकार के साथ कि हम फील करें नीड टू डिक्लेयर, नहीं करते। आप बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश के अंदर वो टैक्स चोरी को घटिया समझते हैं। वो कहते हैं कि हम क्यों अपने मुल्क के साथ ये दुश्मनी करें कि हम वहाँ टैक्स ना दें। बेशक उनकी हुकूमत जालिम थी, उन्होंने अपनी हुकूमत को निकाला है ना। अभी उन्होंने ही वहाँ पे स्टूडेंट से निकल के अपनी गवर्नमेंट को निकाला है, इंडिया वापस भेज दिया है, शेख हसीना का जुल्म ख़त्म कर दिया है, लेकिन टैक्स के मामले में नहीं, क्योंकि उनका अपने स्टेट के साथ एक रिलेशन है, वो स्टेट को कुछ समझते हैं। आप पूरे पाकिस्तान फिर लें यार, हमारा स्टेट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। 33 साल अपनी ज़िंदगी में माँ सिवाय 2 दफ़ा थाने जाने के और 2-3 दफ़ा कोर्ट जाने के, मेरा स्टेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकारी अफसर से मिलने का। मैं दुआ करता हूँ मुझे सरकारी अफसरों से ना मिलना पड़े, सियासतदानों से ना मिलना पड़े। पॉडकास्ट की वजह से मिलना पड़ जाता है, निजी तौर पे हम बात करें, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब खान साहब ने रात को एक और ट्वीट कर दिया अडयाला जेल से। वो जब भी मुलाकात हुई तो वो ट्वीट करते हैं, ट्वीट काफ़ी सिमिलर था टू उनकी सारी ट्वीट, सिर्फ एक चीज़ उसमें डिफरेंस थी, जहाँ पर उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब का इम्तिहान शुरू कर दिया। हमने कुछ वीडियो लॉग्स पहले आपको पहले बताया था कि अली मीन गंडापुर साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले उन्होंने कहा तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वैसे कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे जाने लगा हूँ इमरान खान साहब के हेल्थ स्टैंडर्ड्स को लेके, और बुशरा बीबी साहिबा की जो तबीयत ख़राब हुई है जेल में कुछ दिनों से, उसके स्टैंडर्ड्स को लेके। अली मीन गंडापुर साहब को उन्होंने अब कहा कि आप अफ़गानिस्तान जाएँ नेगोशिएट करें टेररिज्म को रोकने के लिए। अगर मरीम नवाज़ साहिबा थाईलैंड जापान जाते हैं तो आप जा सकते हैं काबुल। ये एक्चुअली इनकरेक्ट है। मरीम साहिबा थाईलैंड और जापान गई थी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंजाब, वहाँ पे पंजाब की बिज़नेस कम्युनिटी के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करवाने के लिए। वो तो अली मीन साहब कर सकते हैं कि वो काबुल जा सकते हैं अफ़गानिस्तान के साथ KPK के रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मिशन पे नहीं जा सकते। वैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं जा सकते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद जाते हैं फॉरेन रिलेशंस बनाने के लिए। तो खान साहब को ट्वीट में कहना चाहिए था कि आसिम मुनीर साहब काबुल जाएँ और वो जाकर रिलेशनशिप्स वहाँ बनाएं, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जब जाते हैं कहीं तो वो रिज़ल्ट लेके आते हैं। अब वो अमेरिका मिल के आए, हम सब बेताबी से वेट कर रहे थे कि वहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गया है। रिज़ल्ट बुरा ही अच्छा है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम आपको रिज़ल्ट बताएंगे क्या है। पाकिस्तान और अमेरिका का पहला सेट ऑफ मुआहदा हो चुका है। US स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स USSM और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का एक मुआहदा हुआ है। मोटा एंगल ग्रुप MEG ग्रुप और नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन, इनका आपस में मुआहदा हुआ है। ये मुआहदा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हुआ है, जहाँ पे PM शहबाज साहब, इसाक डार साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, मिनिस्टर्स और कई US डिप्लोमेट्स मौजूद थे। $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर के अंदर। एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन, रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके लिए हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, निकालेंगे, फिर इनको एक्सपोर्ट करेंगे। इससे पाकिस्तान और US स्ट्रेटेजिक मेटल्स का एक लॉन्ग टर्म पॉलीमेटालिक रिफाइनरी सिस्टम पाकिस्तान में बनेगा, यानी कि वो यहाँ पे प्रॉपर अपने सिस्टम्स इंगेज करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वादा किया गया है, एम्प्लॉयमेंट सारी लोकल करवाई जाएगी माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और प्रोसेसिंग के अंदर, यानी कि साइंटिफिक टीम्स प्रॉब्ली बाहर से होंगी और जो उनके पार्ट्स होंगे मशीनरी के वो बाहर से आएंगे, लेकिन उनके अंदर जो मुलाजमत होगी वो पाकिस्तानी ही करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी इनके आगे पीछे, ताकि लार्ज स्केल माइनिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो सकें। पहले एक्सप्लोरेशन होती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट्स, और इको फ्रेंडली, प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस यहाँ पे इस्तेमाल की जाएंगी। ये वाली शर्त तो हमें फर्जी सी होती है, ये जब आप ये माइनिंग करने जाएंगे ना, तो जो आप इन्वायरमेंटल डैमेज करेंगे वो आप रोक नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। जहाँ जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल माइनिंग हो रही है ना, तो भाई बहरहाल वो एक बाय प्रोडक्ट है। इससे ज़ाहिर है पाकिस्तान अमेरिका का रिलेशनशिप काफ़ी करीब हो जाएगा, पाकिस्तान को एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि चाइना जो दुनिया के सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर रहा है, उसके साथ आपका तनाव बनेगा, क्योंकि इस वक्त ट्रंप एक दुनिया भर की रेस में है टू गेट रेयर अर्थ मिनरल्स। यही वजह है यूक्रेन को वो डंडा मार रहा था, यही वजह है वो सबके साथ रीनेगोशिएट कर रहा है कि उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल है आपकी हर चीज़ में, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक कार्स, तकरीबन जिस चीज़ में सेमीकंडक्टर लग रहा है वहाँ पे ये आपको रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट। लेकिन अभी जो करंटली हम SCO कॉन्फ्रेंस से होके आए हैं, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने परेड भी अटेंड किया है, चाइना का प्रीमियर भी मिला है, मामला ठीक लग रहे हैं। और ये को मुआहदा परसों नहीं हुआ कि जी परसों फ़ोन है वो आज पहुँच गए थे, ये मुआहदा मैनी मंथ्स इन द डेवलपमेंट था, तो चाइनीज़ प्रॉब्ली न्यू। सो लेट्स सी ये चीज़ किस तरह प्ले आउट करती है। इससे ये भी नज़र आता है कि आसिम मुनीर साहब इज़ हेयर टू स्टे।
ये शहबाज गिल साहब का मैं वीलॉग देखता हूँ तो उन्होंने एक काउंटर टिकर शुरू किया है कि इतने दिन रह गए चीफ के, इतने दिन रह गए हैं। आई डोंट नो वो ये सॉर्ट ऑफ सिम्बॉलिकली कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक चीफ आर्मी स्टाफ को प्रॉब्ली एक्सटेंशन मिल जाएगी। आई एम श्योर उनकी एक्सटेंशन से 5 दिन 6 दिन पहले तक पूरी मार्केट में खबरें गर्म होंगी, जी फ़लाँ बनता है फ़लाँ बनता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली फील्ड मार्शल आसिम साहब ही चीफ बनेंगे। चीफ की बात करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शाया की है पिछले हफ्ते के अंदर, और ये रिपोर्ट खौफनाक है। 40 लाख मोबाइल नेटवर्क्स, मोबाइल फ़ोन्स मॉनिटर हो रहे हैं यूजिंग लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम लिम्स। चाइना का सॉफ्टवेयर और यूएई के पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके हम अब हमारे लोगों पे स्पाई करें। आपको याद होगा आज से 1 साल पहले जब इंटरनेट बहुत कट रहा था, जब मुख्तलिफ बयान आ रहे थे कि मछली ने खा लिया, ये हो गया वो हो गया, जब पूरी की पूरी फ्रीलांस इंडस्ट्री तबाह होगी पाकिस्तान की, ये जो वो टाइम फ्रेम था ना, इसने मेजर लॉसेस की फ्रीलांस इंडस्ट्री को। तब हमारा WMS 2.0 इंस्टॉल हो रहा था, जो बेसिकली आपका एक चाइनीज़ बिल्ड फायरवॉल सिस्टम है, जिसका काम है कि 2 मिलियन सेशंस को ब्लॉक या स्लो डाउन करे एट वंस। यानी कि जो जो मॉनिटरिंग करवानी है उसको रोका जा सके या स्लो डाउन कर सके, वीडियो की बफरिंग रोक दे। कई अर्सा तो काफ़ी चैनलों की बफरिंग ख़राब हुई हुई थी, मंसूर अली खान साहब की भी हुआ था, इमरान रियाज खान का भी हुआ था, जितने भी लोग कभी भी नाकदीन आपको लग सकते हैं। अब इस सिस्टम के थ्रू 40 लाख लोगों पे स्पाइंग की जा रही है सरकार की तरफ से। इसका कोई वारंट नहीं है, किसी कोर्ट ने ये अलाउ नहीं किया, कोई इसमें चक्कर ही नहीं है। ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी स्पार्क हुई थी जब बुशरा बीबी ने केस किया था प्राइवेट कॉल्स लीक का, कि जहाँ मेरी प्राइवेट कॉल्स लीक की हैं, किसने की हैं। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स इकट्ठी होना शुरू हुई थी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी। डिफेंस मिनिस्टर ने तो पॉइंट ब्लैंक कहा था हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जो टेलीकॉम हम टैप कर ही नहीं सकते किसी को। टेलीकॉम रेगुलेटर ने कहा था कि जी बिल्कुल ये हो सकता है, मसला ही कोई नहीं है, ये इंस्टॉलेशन ऑफ लिम्स के बाद तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जाके मेजर टेलकोज हैं, मोबिलिंग वगैरह, ये वो, इन पर अगर प्रेशर डाला जाए कि तुम लिम इसके ऊपर लगाओ तो वो लग जाता है। देयर इज नथिंग यू कैन डू। तो आपका और मेरा डाटा सेफ़ नहीं है। वैसे इस वक्त तो सरकार का भी डाटा बिक रहा है। मोहसिन नकवी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी, 500 रुपये में ये मिल रहा है, 1000 में ये, 2000 में ये, 3000 में ये। तो ना सरकारी मुलाजिमीन का डेटा सेफ़ है हैकर्स से, और ना मेरा और आपका डेटा सेफ है रियासत से। ये तो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है, रेसिपी फॉर अब्यूज़ एंड डिज़ास्टर। क्या फ्रीडम रह जाएगी मुल्क में? आपने लोगों को पिंजरों में बंद कर दी है। अच्छा, मज़े की बात है, पिंजरे में पानी आ गया, ठीक है, सांस लेने की जगह नहीं है, लोगों को स्विमिंग नहीं आती, सप्लाई किसी चीज़ की पहुंच नहीं रही। आप उनको ट्रैक भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी बातें भी सुन रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, और जो चीज़ पसंद नहीं आ रही उसके ऊपर उनको गायब भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये पॉडकास्ट ओन्ड एंड ब्रॉट यू बाय सलमान है, ये स्क्रिप्ट ओन्ड एंड रिटन बाय सलमान है। तो अगर कोई बंदा ये सुन रहा है तो प्लीज़ सलमान का फ़ोन टैप करें, मेरा ना करें। ज़ाकला खैर। इन अदर न्यूज़, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि वो पाकिस्तान को $2 बिलियन का लोन देंगे अपग्रेडेशन ऑफ सेक्शन ऑफ ML1, जो हमारी मेन शाहराह है रेलवे की, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेट्स सी, जो कराची से पेशावर हमारी ML1 चल रही है, जिसकी पूरी की मेन लाइन जो रेस्टोरेशन कॉस्ट 6.7 बिलियन है, उसका जो फर्स्ट फेज़ ऑफ पोर्शन का पैसा आता है कराची से रोड़ी तक, वो कैसे किया जाता है। बिकॉज अगर उसको हम करेक्टली डेवलप कर लें, कराची टू पेशावर की जो हमारी रेलवे नेटवर्क्स है उस पर ट्रेन ऑपरेशन स्मूथ कर लें, ये एक्चुअली बहुत बड़ा बेनिफिट है। PTV को हम कैसे भूल सकते हैं? PTV ने डिसाइड कर लिया है कि कन्वेंशनल TV की दुनिया फ़तह करने के बाद, आप सबको कटिंग एज स्टोरीज़ लाने के बाद, अब डिजिटल स्पेस में बड़ा मार्का मारा जाए। इसके लिए सरकार पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान की आवाम 3 बिलियन रुपीज़ PTV को देगी। जी हाँ, आप और मैं PTV को 3 बिलियन रुपए दे रहे हैं, और वो उनका PTV इंग्लिश न्यूज़ चैनल, जो PTV वर्ल्ड रीनेम्ड एज पाकिस्तान TV, को इम्प्रूव करने के लिए। इंटरेस्टिंगली इनफ, तकरीबन PTV को बचाने के लिए जो सरकार कर रही है इस वक्त, जैसे अगस्त 26, 2025 को टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट उन्होंने 11 बिलियन का दे दिया PTVC को पैसे इस्तेमाल करने के लिए। तो PTV को रिवाइव करने की, ताकि वो नेशनल नैरेटिव में अपना प्रोपेगेंडा कर सकें, करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। PTV को आप समझे हैं क्या? PTV वो इदारा है पाकिस्तान में जहाँ पे जो सहाफ़ी और चैनल्स पे आपकी प्रमोशन का काम कर रहे थे और अब उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, उनको जॉब्स देने का। ये हर हुकूमत ने किया माशाल्लाह, कि यार जो हमारा दोस्त आउट ऑफ वर्क है, ठीक है, तो उसको नौकरी दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने सहाफ़ी बैठे हुए हैं PTV के अंदर, ये वो सारे सहाफ़ी हैं जो और चैनलों पे नहीं चल सके। इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में इतने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इतने
क्लासिक चैनल जो क्लासिक टीवी होता है कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए फॉर श्योर, कम से कम बीट रिपोर्टर की तो मिल ही जाए, लेकिन आपको अगर पीटीवी नौकरी पे रख रहा है तो ये आपकी काबिलियत की निशानी नहीं है, ये ठप्पा है आपके लिए कि आपने कहीं ना कहीं बैठ के डील बनाई है। सहाफ़ी आजकल ना कुछ दिनों से बहुत आप समझे टॉक ऑफ द टाउन हुए हुए हैं, उनके एथिक्स बहुत सारे टॉक ऑफ द टाउन हुए हुए हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब वाला वाक़या हो गया, पीटीआई कहती है कई सहाफ़ी टाउट हैं, नून लीग कहती है वो सहाफ़ी टाउट है, नहीं बल्कि वो तो सहाफ़ी ही नहीं है। मसलन दे हैव नाउ रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज कि साबिर शाकिर सहाफ़ी है, इमरान रियाज सहाफ़ी है। मेरा एक मासूमाना सा बात है, सहाफ़ी एक कैफ़ियत है, किसी पे कभी भी तारी हो सकती है, कोई भी कभी भी सहाफ़ी बन सकता है, क्योंकि सहाफ़ी का काम होता है सवाल करना, दैट्स इट। उसको चीज़ समझ नहीं आ रही, सवाल करना, एक इशू पे आवाज़ नहीं उठ रही, उस पर आवाज़ उठाना, ये सहाफ़ी होता है। बाकी ये जितने पुराने हामिद मीर साहब टाइप लोग हैं, सलीम साफ़ी टाइप लोग हैं जो कहते हैं सहाफ़त एक बहुत कला है और इसके अंदर बहुत फ़न होता है, ये टोटल नॉनसेंस है। जो लोग कहते हैं कि डिजिटल स्पेस पे सहाफ़त नहीं हो सकती, झूठ बोल रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं डिजिटल स्पेस पे सहाफ़त ही होती है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। डिजिटल स्पेस से बहुत बड़ी बड़ी चवलें भी होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम सबको अब इस डॉगमा से बाहर निकल जाना चाहिए कि सहाफ़त कहाँ होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, और कौन सहाफ़त कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हैं, घर बैठे करें, क्विट योर जॉब स्टार्ट अ पॉडकास्ट, हमने ये किया था। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं बारिशों की तरफ और फ्लड की तरफ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NEOC ने दोबारा अलर्ट इशू कर दिया है पंजाब सिंध बलूचिस्तान के लिए ऑफ रिवर ओवरफ्लोज, अर्बन फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स इन हिली एरियाज़। गुजरात के अंदर ना 2 दिन पहले बारिश हुई थी, 3 दिन पहले बारिश हुई थी, और इतनी बारिश हुई थी कि पूरा गुजरात बारिश से डूब गया था। और उसका प्रॉब्लम पता चल रहा है कि 2004 के अंदर एक पाइप ले डाउन की गई थी, जो मेन वाटर सप्लाई सीवर पाइप थी जिसने कनेक्शंस पानी रिमूव करना था या लेके आना था, उसके अंदर एक इंटेग्रल पार्ट मिसिंग था, किसी ने आज तक डिस्कवर ही नहीं किया। ये जुमेरात को थी, मैं रोज़ ने पीछे से डायरी पे लेके क्लैरिफाई किया, पिछले जुमेरात को ये बारिश हुई थी तो वो डूब गया था। तो ये हाईलाइट करती है हमारे पूरे सिस्टम के अंदर बेसिक स्ट्रक्चरल फेलियर्स की। इसी दौरान क्या कहते हैं, जो पंजाब का मुल्तान शहर है उसकी बहुत बुरी सिचुएशन है। अब वो एक बंद तोड़ें स्पेसिफिकली ताकि कैंटोनमेंट एयरपोर्ट वाले एरियाज़ बचाए जा सकें। इससे कई शहरी जो हैं वो मुश्किलात में आने लगे हैं, और उन शहरियों को इन्होंने अभी तक कोई अल्टरनेटिव जगह भी नहीं बताई जहाँ वो जाया जा सकते हैं। सिर्फ बता रहे हैं कि हम बंद तोड़ें, आप यहाँ से निकलें और महफूज मकामात पे पहुँच जाएं। ये मकामात कहाँ हैं हमें नहीं पता। तो एक पैनिक और अफरा तफरी की समा है। अभी तक पंजाब फ्लड्स के अंदर 41 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं। 40 लाख लोगों के मोबाइल्स पे स्पाई हो रहा है इस वक्त, मसलन आपकी डीप स्टेट कर रहा है, और 41 लाख लोग हैं जो पंजाब फ्लड्स में अफेक्ट हो चुके हैं। 4000 गांव तबाह हो चुके हैं, 56 इंसानी जानें जा चुकी हैं। अब रावी सतलुज और चिनाब पे दोबारा 9 सितंबर से हाई रिस्क फ्लड है। 3000 से ज़ायद स्कूल्स अभी बंद हैं और उनमें से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ कैंप्स बन गए हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अब फ्लड रिपोर्टिंग इतनी सीरियस नहीं रही। अजीब सी बात नहीं है, जीनत न्यूज़ का अंडा बन गया, सहाफ़ी बन गया, लेकिन जो लोग मर रहे हैं वो नहीं बन रहे। कई दफ़ा हमसे लोग पूछते हैं निजी तौर पे कि जी गज़ा के लिए लोग ज़्यादा क्यों नहीं कुछ करते, जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस होते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते, जो KP में डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्यों कुछ नहीं करते, पारा चिनार में जो खूनखारी एक समा बने उसके लिए क्यों नहीं कुछ करते। बिकॉज मैं और आप इंसानी जान की वैल्यू इतना ही रखते हैं कि वीडियो देखी, बुरा महसूस किया, अल्लाह से दुआ की, फिर अपनी रूटीन पे चल पड़े। हमें इतना डब्बे में बंद कर दिया गया है, हमें इतना बिजी कर दिया गया अपनी ज़िंदगियों में कि हम एक पॉइंट के बियॉन्ड सोच नहीं सकते, ऑपरेट ही नहीं कर सकते। ये दानिस्ता तौर पे सरकार ने हमारे साथ किया और हम सब इसका शिकार हैं। आज मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, कुछ दिनों में आपको आएगी, तो उन्होंने जो बातें मुझे बताई हैं तो मैं शर्म से भर गया था कि यार ये इतना क्रिटिकल इशू हम कैसे भूले हुए थे। वो मैं बताना नहीं चाहता कि इस टॉपिक पे है, वो इंशाल्लाह जब पॉडकास्ट आएगी तो आप देखेंगे, लेकिन एक इंतहाई क्रिटिकल इशू पे है। ज़रूर उस एपिसोड को देखिएगा। आप समझें कि हम सब में भी ना कुछ बहादुर लोग हैं अभी भी। हमारे PTI के बीट रिपोर्टर महरोज़ ने कहा है कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त बताना नैरेटिव को आगे चलाने के लिए कि देखिए नेपाल के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनके प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। उसकी बुनियादी वजह है कि नेपाल पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी इंटीग्रेटेड है आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम के अंदर कि उसको ऑब्फिस्केट करना थ्रू एग्जांपल्स ऑफ नेपाल, बांग्लादेश इनकरेक्ट होगा। इसलिए जितने लोग नेपाल कवर कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, वहाँ पे डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, लेकिन नेपाल की एक हिस्ट्री है जहाँ पर वो चीज़ें होती रही हैं पहले। तो ये नेपाल की एग्जाम्पल टेक्निकली हमारे पोलिटिकल नैरेटिव में फिट नहीं होती।
और दूसरा सलमान ने कहा है बड़ी ज़ोर से कि असद भाई 3000 रुपये का ऐड इंटीग्रेट कर दें। गाइस 3000 रुपये दें, वरना सलमान हर वीडियो मुझे टोकेगा, इस तरह मेरा सारा मोमेंटम ब्रेक होता है। तो प्लीज़ गाइस 3000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन हमें दें। आप लोगों ने ऑलरेडी हमें बहुत प्यार दिखाना शुरू किया है, हमारी हर कॉल के बाद आप लोग हमें पैसे भेजते हैं, पर इस बारी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप 3000 रुपीज़ हमें भेजें। उसकी वजह ये है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ करना चाह रहे हैं बैक एंड के ऊपर सब्सक्रिप्शन वाले लोगों के लिए, जिसके लिए एक्चुअली हमें टाइम और मनी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।